बहन बेटियों का इज्जत का सवाल। मैं उसे नामर्द समझता हूँ जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिजाब, दुपट्टा और घूंघट पर हाथ लगाओगे तो चीर दिए जाओगे। जो करना होगा कर लेना। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे, उनकी इज्जत पर हाथ डालोगे, तुम्हें मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। दो पर सवाल पूछिए। ये क्रोध चुनाव लड़ रहा है, बार बार कह रहा हूँ। 5 साल की जलालत चुनाव लड़ रही है, 5 साल की गाली चुनाव लड़ रही है। 5 साल जो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहने वाले लोग हैं, उसको सुनने के बाद जो जज्बा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो चुनाव लड़ रहा है। हम जनता के साथ बता रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें तो मजलिस कहीं नजर भी नहीं आ रही है। आपका सर्वे जो है कॉर्पोरेट घराने के पैसे से चलता होगा, आप जमीन पर नहीं है। आपका सवाल ही ये बता दिया कि आप सिर्फ एसी का ऑफिस से निकले, कैमरा लिए और चले आए डायरेक्ट बनारस वाले मिश्रा जी से सवाल कर, सड़क पर निकलिए। क्षेत्र है ये, सांसद 2 बार जनता ने यहाँ से चुना है सर उनको। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पे सर, क्या मुकाबला कर पाएंगे सर भाजपा का? देखिए गुरु, आप बनारस के बारे में जानते नहीं हैं। फिर बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ कौमी एकता का एक बड़ा प्रतीक है और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बनारस को, बनारस का शहर का नाम जो था वो बना हुआ रस यानी बनारस रखा गया है। रही बात प्रधानमंत्री की, बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में पिछले 7 सालों से उन्होंने कहा कि मैं 35 साल भीख मांगा। बनारस दयालु शहर, बनारस ने उनको भीख में सांसद बनाया और भीख में देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वो बनारस है। और रही बात कि बनारस जब दूसरे के ऊपर के विश्वास कर सकता है तो बनारस अपने भी घर के औलादों के ऊपर विश्वास कर सकता है। और पूरा बनारस का उत्तरी विधानसभा का एक एक जनता वो मेरे साथ है, मेरे जज्बातों के साथ है, मेरे ताकत में अपना ताकत मिला रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं। सर मिश्रा जी, एक और सवाल है। ठीक है, आप कह रहे बहुत मेहनत की है, सब लोग जानता है, लेकिन जो ओवैसी के ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, 20% की राजनीति करते हैं, इसको मिटा पाएंगे आप? आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, और उस सवाल पर करारा तमाचा ये बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मेरे माथे पर हमेशा टीका रहता है। मैं अपना सीखा यानी चुंडी खोल दूं तो मेरे कंधे तक आता है। और मैं पेशेवर ब्राह्मण का औलाद हूँ, संस्कारिक परिवार है मेरा। हम लोग पूजा पाठ के साथ ही अपनी शुरुआत करते हैं दिन का। तो एक बात बताइए, बनारस के अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी का लड़का ओवैसी साहब जो है उसको कैंडिडेट बनाते हैं, और मुझे जिसने टिकट दिया, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमान पवन राव अंबेडकर जी, वो जाति के दलित हैं। मैं टिकट देने वाला मुझे दलित, टिकट पाने वाला ब्राह्मण, पार्टी मुस्लिम का। इससे बड़ा सेकुलरिज्म आपको कहाँ मिलेगा? और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है कि मजलिस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मजलिस ने साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मजलिस सभी धर्मों का पार्टी है, सभी जाति की पार्टी है और सभी समान विचारधाराओं की पार्टी है। जो भी मजलिस को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए मजलिस का दरवाज़ा खुला। और जैसा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इस नैरेटिव, इस परसेप्शन को आप कैसे चेंज कर पाइएगा? 10 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। अगर बी टीम होता तो बनारस वाले मिश्रा जी को मजलिस कैंडिडेट न बनाता। बी टीम तो कांग्रेस पार्टी साबित हो गई हमारे विधानसभा में, बी टीम तो समाजवादी पार्टी साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सामना करने का हिम्मत नहीं था समाजवादियों को, कांग्रेसियों को, सड़कों पर लड़ने का भी ताकत नहीं था। आप पता करिए पूरे बनारस के सड़कों पर अकेला नौजवान, जिसे आप लोग बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, हमने बनारस के सड़कों को गूंगा और सुना नहीं होने दिया। हमारे जो ताकत थे, हमारे जो जलालत के खिलाफ के जो सवालात थे, उसको लेकर के हम लोगों ने सरकारों से लड़ा और मजलिस ने उस आदमी को दिया टिकट। आपको मालूम होना चाहिए मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर था। लास्ट टाइम में कांग्रेस पार्टी ने बनारस से डर करके अपना मैदान छोड़ने का काम किया। मजलिस के लोगों ने, हमारे माननीय जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने
हमारी ताकत, हमारे संघर्ष का मूल्यांकन करते हुए मुझे बनारस में एक मुकम्मल कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और आज उत्तरी विधानसभा का आप सर्वे करिए, शिकस्त कौन दे रहा है वो आपको सामने आएगा कि मजलिस उभर करके सामने आई है। तमाम उन क्षेत्रीय दलों के बावजूद मजलिस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो कैसा ए और कैसा बी। आप पर कई लोग, आपकी पार्टी पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम के वोट को बांटना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी और आप लोग जो है मुस्लिम वोट को बांटना चाह रही है। हम तो मुस्लिम और हिंदू को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा कौन सा पुख्ता प्रमाण होगा। आप बताइए, बनारस के अंदर जो कौमी एकता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, टीका और टोपी का मोहब्बत किसी को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग जल रहे हैं। और इन सब फालतू बातों पर जवाब मत, ध्यान मत दिया करिए। तो आप गेम ब्रेकर बनेंगे या गेम चेंजर? नहीं, मैं तो किंग मेकर। ओवैसी फैक्टर काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है। ओवैसी फैक्टर क्यों नहीं काम करेगा। आप बताइए, बहन बेटियों के सवाल पर लड़ने वाला एक शख्स का नाम बताइए सदन के अंदर। गुर्दे सूख गए थे विपक्ष के सभी दलों के नेताओं के। लोगों के घर ईडी और सबके छापे पड़ रहे थे, सीबीआई का। मेरे नेता के ऊपर गोली मारा इन लोगों ने अभी 15 दिन पहले। हमारा नेता इतनी ताकत रखता है कि देश के गृह मंत्री से उसी संसद के अंदर श्री ओवैसी 3 बार कहलवाता और कहता है कि मेरी जान की खतरा को आप मत भापिए। मेरे कौम, मेरे लोकतंत्र, मेरी जमहूरियत के ऊपर जो खतरा है उसको दूर करने का काम करिए। सिक्योरिटी भी नहीं लिया। और कोई दूसरे नेता होते तो Z+ के लालच में दौड़ते चले जाते। तो मिजाजी हमारा नेता है और इनकलाबी हमारा नेता है। मिश्रा जी, अगर आप जीत के आ गए तो अपने क्षेत्र में क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की तब्दीली की बात छोड़िए। इस समय जो नफरत का भट्टी बनाने का काम किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, मजहबी नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, एक नेता आपको ऐसा होना चाहिए जो नेता इस सदन में भी खड़ा होकर के कहे कि नहीं, इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का लिहाज और लाज रखना चाहिए। उस लाज को बचाने के लिए हम लोग सदन के अंदर जाना चाहते हैं और उस संविधान को दोबारा इस देश के अंदर लागू करने के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। रही क्षेत्र में तब्दीलियां की बात, तो हमारे के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक जी, मिनिस्टर हैं। डिजिटल सरकार बनाने वाली, डिजिटल नारा देने वाली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी प्राथमिक विद्यालय डिजिटल नहीं है, जाके पता करिए। बच्चे आज भी गरीबों के टाट पर बैठते हैं, ठंडी हो, बरसात हो, पानी गिरता रहता है। पढ़ने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए था। हमारे विधायक जी मिनिस्टर बन करके सिर्फ और सिर्फ सदन में मलाई खाते नजर आए। आप क्या करेंगे शिक्षा के ऊपर काम क्या करेंगे? नहीं, मैं तो सारा डिजिटल, मैं तो सारे प्राथमिक विद्यालय को ही इतना डिजिटल बना दूंगा कि जो है प्राइवेट स्कूलों वालों की हवा खुल जाएगी। अभी कोरोना काल में जबरिया प्राइवेट स्कूल के लोगों ने आम परिवार के लोगों का जबरदस्ती वसूली किया। लोग केशव प्रसाद मौर्य से इसी बनारस में बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि पैसा नहीं है जेब में, कोरोना काल, धंधा पानी बंद हो चुका है, प्लीज स्कूलों का वसूली बंद करिए। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारा कोई बस नहीं चलने वाला। तो ऐसे लाचार मुख्यमंत्रियों और ऐसे लाचार सरकारों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे झेल रहे थे आगे भी झेलेंगे, लेकिन लड़ेंगे और मुकम्मल लड़ाई। अच्छा मिश्रा जी, आखिरी चरण में बनारस में चुनाव है, फाइनल मुकाबला होगा। वो बनारस वाले मिश्रा जी किसके खिलाफ मैच ज़्यादा खेलेंगे? किसके खिलाफ मैच कहाँ खेलना? हाँ। हम तो अपने रोटी, बेटी और खेती के सवाल पर। आप देखिए ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लफाजेबाजी की, ये लोग फिरका परस्त ताकतों के साथ मिलकर के बनारस और पूरे देश को जलाना चाहते थे। हमारा जो लड़ाई है, मजलिस की जो लड़ाई है, वो MP MLA बनने की नहीं है। हम लोग अपने इस देश को बचाना चाहते हैं। आप बताइए कि नोटबंदी से कौन सा फ़ायदा हुआ? कितने लोग नोटबंदी से बहुत अच्छे से उनका खुशहाली आ गया उनके घर में। दूसरी बात, आप बताइए, GST से हमारे जितने भी व्यापारी हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। GST का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप देखिए जाकर के CA NRC के नाम पर जिस तरीके से हम लोगों के बीच में बंटवारा और नफरत और हिंसा कराने की कोशिश की गई, उसको आप क्या भूल सकते हैं? हम भूल सकते हैं क्या? अभी भी जन मुद्दे को दरकिनार किया जा सकता है? पार्टी और दल पर बहस किया जाने वाला ये समय है?
ऐसा नहीं है। कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम पर इस देश में फिर से हिंसा फैलाने की प्रधानमंत्री की कोशिश थी। आप देखिए जा करके इस किसान आंदोलन में, देश में जिसे इस देश में धरती का दूसरा भगवान अगर कहा जाता है तो किसान कहा जाता है। किसानों को आतंकवादी और गद्दार कहा गया। हमारे देश के नौजवान साथियों ने जिस तरीके से इस बात को सुन करके आंदोलन करने का काम किया, CNRC और किसान आंदोलन के तहत उनके ऊपर UAPA लगाया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया। हाथरस में बहन की जिस तरीके से हत्या करके उसको आधी रात को पेट्रोल डाल के जलाया गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्मृति ईरानी के उसमें बनारस में आई थी स्मृति ईरानी जी, मुकम्मल जवाब दिया, गाड़ी रोक करके मुंह पे चूड़ियाँ फेंका और कहा कि जा करके नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहना देना। ऐसा प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल है जो अपने बहन, बेटी, रोटी, बेटी और खेती को नहीं बचा सकता। इनका हमला रहा है, ये कॉरपोरेट घराने के लोग रहे हैं। और हमारे असद साहब, हमारी मजलिस और मैं खुद इस देश के अंदर मोहब्बत की बात चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं और नफ़रत के खिलाफ ये चुनाव है। जो लोग नफ़रत के खिलाफ होंगे वो लोग असद साहब के मजलिस और बनारस वाले मिश्रा जी के चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट करेंगे। बाकी 10 तारीख को चुनाव खत्म होगा। 11 तारीख से फिर मजलिस पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका में इसी बनारस के सड़कों से और लखनऊ तक का जो है यात्रा तय करेगा। और आप देखिएगा कि अगले 5 साल तक अगर विपक्ष की प्रमुख भूमिका कोई निभाएगा तो असद साहब, अब असद ओवैसी साहब के नेतृत्व में मजलिस निभाएगी, हम लोग निभाएंगे। हिजाब को लेकर के जो कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था उसका इस्तेमाल जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे भी हो रहा है, इसको आप कैसे टैकल करिएगा? टैकल क्या करना है, टैकल वैकल नहीं करना है। बहन बेटियों का इज्जत का सवाल है। मैं उसे नामर्द समझता हूं जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हिजाब, दुपट्टा और घूंघट पर हाथ लगाओगे तो चीर दिए जाओगे। जो करना होगा कर लेना। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे, उनकी इज्जत पर हाथ डालोगे, तुम्हें मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है और वो बर्बादी का कगार का नज़ीर किसने पेश किया? अब देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल बना करके पुलिसिया तांडव के बल पर जुबान बंद करना चाहते थे, जिसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे। और आपको बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख को उत्तरी विधानसभा में 6वां बटन इतना तेजी से दबने जा रहा है कि हमारी विचारधाराओं के जो बुलंदियां हैं वो आसमान छुएंगे और विपक्ष का कब्र खुद जाएगा, शमशान जाने वाले। मिश्रा जी, जैसा कि आप आंदोलनकारी नेता रहे हैं और सड़कों पर निरंतर आपके आंदोलन 2014 से चलते रहे हैं, तो क्या चुनाव के बाद भी आपके नेचर वही आंदोलनकारी रहेगा? विधायक बनने के बाद भी आप आंदोलन करेंगे या लखनऊ का दौरा करते रहेंगे जैसे कि सारे विधायक करते रहते हैं? क्यों चुनाव लड़ लेने के बाद परवर आ जाता है क्या आदमी? आंदोलन का नेता। ये सवाल आपको रविंद्र जायसवाल से करना चाहिए था, ये सवाल आपको अशफाक अहमद डब्लू से करना चाहिए था। ये सवाल मैंने इसीलिए किया कि वो लोग कारपोरेट हैं। हाँ, पहले नेता थे, अब कारपोरेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि वो कारपोरेट कैंडिडेट है। और जब गरीब गुरबा का परिवार का लड़का जब सड़कों से निकल के सदन तक जाता है ना, तो उसको सड़क ही प्यारा नजर आता है। और मेरा घर, मेरा जज्बात, मेरी ताकत सड़क से बनी है और मैं सड़क कभी छोड़ूंगा नहीं। मुकाबला किससे आपका, भाजपा या सपा? मुकाबले में मेरे टक्कर में कोई नहीं है। ये सवाल तो आपको सपा और भाजपा वालों से पूछना चाहिए था कि आपका मुकाबला किससे है। वो लोग तय वो कह रहे आपको काउंट ही नहीं कर रहे सर। ना, वो मुझे काउंटर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूँ। उनके नज़र से ऊपर भी हमारा नंबर आ चुका है, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे। छोटी आँख के लोग हैं, छोटी सोच के। ये आत्मविश्वास है या फिर आप ओवर एक्साइटेड हैं? नहीं, ये आत्मविश्वास है। जनता का आक्रोश, जनता का जो साथ हमको मिल रहा है, उससे ये एहसास हो रहा है कि उत्तरी विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है और मजलिस जीतने जा रही है। अब जनता के साथ बता रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें तो मजलिस कहीं नजर भी नहीं आ रही है। आपका सर्वे जो है कॉर्पोरेट घराने के पैसे से चलता होगा, आप जमीन पर नहीं है। आपका सवाल ही ये बता दिया कि आप सिर्फ एसी का ऑफिस से निकले, कैमरा लिए
और चले आए डायरेक्ट बनारस वाले मिश्रा जी से सवाल कर लिए। सड़क पर निकलिए, थोड़ा देखिए, तब सवाल पूछिए, मज़ा आएगा। थोड़ा प्रिपेयर होकर के आया करिए सवाल पूछने, और ये भी समझ लीजिए कि किससे सवाल पूछ रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से, मजलिस के नेता से मुकम्मल जवाब दूंगा। जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त करने वाला मैं नेता नहीं। मुद्दों पर सवाल पूछिए। ये क्रोध चुनाव लड़ रहा है, बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल की जलालत चुनाव लड़ रही है, 5 साल की गाली चुनाव लड़ रही है, 5 साल जो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही कहने वाले लोग हैं, उसको सुनने के बाद जो जज्बा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो चुनाव लड़ रहा है। फालतू सवालें सपा मिश्रा वालों जी, से आखिरी सवाल, आप उत्तरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आई लव यू उत्तरी। मैं बेहद प्यार करता हूँ अपने उत्तरी से और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने उत्तरी से। मैं अपने उत्तरी की जनता से दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। इस गरीब गुरबे परिवार के बच्चे को सदन तक भेजें ताकि हमारा जो दर्द, हमारा जो सवाल, हमारा जो नज़रिया है वो सदन के पटल पर रखा जाए और सरकारें मजबूर हों हमारे दर्द और हमारे सवाल को समझने के।